नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की इकाई नंबर 1 समावेशी शिक्षा के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और 1-2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा और आज का पेपर आपका कैसा गया ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका इसमें, समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखिए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि विद्यार्थियों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। दूसरा प्रश्न है, समावेशी बालक किसे कहते हैं? वे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं समावेशी बालक कहलाते हैं। बहिष्कार से आपका क्या अभिप्राय है? बहिष्कार लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव का सूचक है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या समुदाय के प्रति अरुचि को प्रदर्शित करता है। चौथा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन से क्या सहायता मिलती है? समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन से विद्यार्थियों को व्यक्तित्व, शैक्षिक तथा सामाजिक निर्देशन देने में सहायता मिलती है। पांचवा है, असमानता का अर्थ बताइए। असमानता का अर्थ व्यक्तियों के साथ व्यवहार में एक रूपता का न होना है। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? समावेशी शिक्षा का संबंध सामान्य बालकों तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की सामान्य विद्यालयों में मिलीजुली सामान्य शिक्षा से है। इसके बाद इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमारे देश में समावेशी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? हमारे देश में संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है, इसीलिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। अगला है, समाज के सीमांत हाशिए के वर्ग में असमानता का तात्पर्य बताइए। समाज में सीमांत हाशिए के वर्ग में असमानता का तात्पर्य असमान होने की स्थिति, व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच समानता का अभाव है। शैक्षिक अवसरों की समानता शब्द से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य उन समान परिस्थितियों से है जिनमें सभी व्यक्तियों को शिक्षा के विकास में समान अवसर प्राप्त हो सकें। चौथा है, प्राकृतिक या भौतिक असमानता में शामिल किए जाने वाली भिन्नताओं को लिखिए। प्राकृतिक या भौतिक असमानता के अंतर्गत आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, मानसिक तथा आध्यात्मिक गुणों की भिन्नता को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नैतिक असमानता में शामिल किए जाने वाले भिन्नताओं को बताइए। नैतिक असमानता में समस्त नैतिक व राजनीतिक संबंधी अधिकारों, सुविधाओं, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा प्रभुत्व आदि भिन्नताओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक उन्नयन हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं? देश के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय, क्षेत्र, स्थिति या लिंग से संबंधित हों, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अगला है, भारत में समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्यों आवश्यक है, समझाइए। भारत में समावेशी शिक्षा व्यवस्था इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया। हमारा संविधान जाति, धर्म, वर्ग, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का निषेध नहीं करता है। समावेशी शिक्षण क्या है? प्रत्येक शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समावेशित परिस्थितियों में सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक प्रशिक्षु को समावेशित परिस्थितियों में शिक्षण करने के लिए योग्य बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखिए। समावेशी शिक्षा का आशय सामान्य रूप से उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य छात्र, असक्षम छात्र एक ही कक्ष में एक दूसरे को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणात्मक परिभाषा दीजिए। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दशा से ग्रसित हैं। गृह आधारित शिक्षा से क्या तात्पर्य है? गृह आधारित शिक्षा से तात्पर्य है कि बालक जो ज्ञान विद्यालय में प्राप्त करता है उसे और स्थायी बनाना। कोई भी कार्य यदि बालक स्वयं करता है तो सीखा गया कार्य अच्छा होगा, स्थायी ज्ञान होगा। समावेशित शिक्षा की प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए। समावेशित शिक्षा की प्रमुख 4 विशेषताएं निम्न हैं। विद्यालय की आवृत्ति में असक्षमता युक्त विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन, विशेष विद्यालयों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प, विशेष
बालक का उन्नत सामाजिक समायोजन असक्षम विद्यार्थियों की सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। टास्क एनालिसिस शिक्षण विधि क्या है? ये आ सकता है। टास्क एनालिसिस शिक्षण विधि वह है जिसमें कार्य का विश्लेषण किया जाता है। जो भी कार्य किया जा रहा है वह ठीक से किया जा रहा है या नहीं, इसका आकलन करते हैं तथा सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। समावेशन की प्रमुख बाधाएं बताइए। समावेशन की प्रमुख बाधाएं: सामाजिक समायोजन की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, दूसरे पर निर्भर रहने की बाधाएं। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम सहगामी क्षेत्रों का वर्णन करें। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम सहगामी क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जिससे सभी बालक सीख सकें, सभी बालक प्रतिभागी बन सकें, जैसे सारे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद, भाषण इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन इस तरह से करें कि सभी समावेशी छात्र इसको समझ सकें एवं प्रतिभागी बन सकें। सभी समावेशी बालकों की योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम सहगामी हो। समावेशी शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। समावेशी शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य: समान बच्चों के साथ समान विकास, सामान्य बच्चों के साथ स्पर्धा का विकास, जीवन की तैयारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रभावित अंग का समुचित सदुपयोग, इनका पुनर्वास करना जिससे ये अपना जीवन यापन कर सकें, समाज शिक्षकों एवं सामान्य बच्चों में इनके प्रति समझ की भावना विकसित करना। ब्रेल लिपि का महत्व लिखिए। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था, जिसमें 6 डॉट्स बिंदुओं के द्वारा ब्रेल स्लेट से लिखी जाती है। ब्रेल में डॉट बिंदुओं के कुल 63 समूह बनाए गए हैं। ब्रेल लिपि से दृष्टि बाधित बच्चे भाषा लिखते व पढ़ते हैं। लिखने के लिए ब्रेल पेपर तथा स्लाइड्स लेस पेन का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है तथा बाएं से दाएं पढ़ी जाती है। हो सकता है ये आ जाए आपका। समावेशित विद्यालय में कक्षा प्रबंधन की संक्षिप्त व्याख्या करें। कक्षा बाधा रहित होनी चाहिए, कक्षा के दरवाजे चौड़े होने चाहिए, कक्षा प्रकाश युक्त होनी चाहिए, दिव्यांग बच्चों की कक्षा में पहली लाइन में तथा दरवाजे के पास नहीं बैठाना चाहिए। मूक, बधिर तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बोली गई समस्त बातें ब्लैक बोर्ड में बड़े अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। मूक, बधिर तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों को ऐसे छात्र के बगल में बैठाना चाहिए जिसकी कॉपी में लेखन बड़ा एवं स्पष्ट हो। 19वां प्रश्न है, समावेशन की प्रक्रिया में पालकों की भूमिका को समझाइए। पालकों की भूमिका: उम्र के अनुसार विद्यालय में प्रवेश, छात्र को विद्यालय में उपस्थित कराना, शिक्षक से सतत संपर्क, शिक्षक से संपर्क कर दिव्यांग बच्चे की क्षमता एवं कार्य की प्रगति की जानकारी लेना, बच्चे को विशेष कैंपों में मिलने वाले उपकरणों एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने में रुचि रखना, अन्य बच्चों की तुलना में भेदभाव न करना, चिकित्सकीय मूल्यांकन करवाना। अगला है, मध्य प्रदेश में समावेशी शिक्षा के संबंध में संचालित प्रमुख योजनाओं के बारे में वर्णन कीजिए। प्रमुख योजनाएं हैं निःशुल्क पुस्तकें एवं गणवेश, शासकीय सेवा में आरक्षण 6%, दिव्यांगता छात्रवृत्ति, मार्गरक्षण छात्र भत्ता, दृष्टिबाधित बच्चे की परीक्षा में लेखक का प्रावधान, ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराना, दिव्यांगता से संबंधित उपकरणों का वितरण, वाचक भत्ता, MR किट। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन की 3 विधियां लिखिए। मौखिक परीक्षण, विविध प्रकार के प्रश्नोत्तर, कहानी कहना, बोलकर पढ़ना, वर्णन करना, अवलोकन करना, लिखित परीक्षण, श्रुतलेख। अगर ये विस्तृत उत्तरीय में आ जाए तो यही सारी हेडिंग्स बना के डाल के थोड़ा थोड़ा मैटर लिख दीजिएगा। प्रतिभाशाली बालकों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं: इनका शारीरिक विकास शीघ्र गति से होता है, कभी धैर्य न खोने वाले होते हैं, अनुशासन को मानते हैं, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ, दूसरों को सम्मान देते हैं, मानसिक क्रिया तीव्र होती है और गहन शब्द भंडार होते हैं। इसके बाद इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन को स्पष्ट कीजिए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा समझाइए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिस्थितिक पृष्ठभूमि,
तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके। समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लेना होगा। कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, HIV संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे। विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यधिक विकास करने के लिए विद्यालय में सुरक्षा, आवास, शौचालय तथा पीने की पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वे उनको बच्चों की उन्नति एवं अवनति के बारे में बता सकें। जहाँ तक संभव हो प्राथमिक शिक्षा सर्वत्र सुलभ कराना होगा। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करना होगा। भाषागत समस्याओं को ध्यान में रखकर तद्जनित समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करने का प्रयास करना होगा। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तरफ अग्रसर होना होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। समावेशी बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समावेशी बालकों की विशेषताएं निम्न हैं। समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। समावेशी बालकों की समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। एक समावेशी बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा को एक उपागम के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को जाकर उन्हें पूर्ण कराया जाता है, पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का संबंध अधिगम स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया से है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उन बालकों की शिक्षा को भी स्थान दिया जाता है जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत तथा शिक्षा के अयोग्य समझा जाता है। इस प्रकार के बालक शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत होते हैं। समावेशित शिक्षा द्वारा इनको शैक्षिक विकास की धारा से संबद्ध किया जाता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में समुदाय, प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक तथा नीति निर्माणकर्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है जिससे छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बहिष्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। हो सकता है ये वाला भी आपका आ जाए। बहिष्कार लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव का सूचक है। जिस प्रकार आकर्षण व्यक्ति या समुदाय के प्रति हमारी रुचि को प्रदर्शित करता है उसी प्रकार बहिष्कार किसी वस्तु, व्यक्ति या समाज के प्रति अरुचि को प्रदर्शित करता है। बहिष्कार के अंतर्गत अपनी अरुचि की वस्तु या व्यक्ति से संबंध समाप्त कर लिया जाता है। फलस्वरूप इस स्थिति में व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है जिसमें अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बहिष्कार के बारे में कहा जाता है कि हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या समुदाय से लगाव नहीं है और हमें विरोध करना है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता ने विदेशी वस्तुओं तथा विदेशी सुविधाओं का बहिष्करण किया था। यह सामयिक समय की मांग थी, लेकिन अपनी ही वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति बहिष्कार की भावना समाज व देश में विसंगतियां पैदा करती है। ऐसे तत्वों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जिसके कारण देश की सामाजिक एवं शैक्षिक व्यवस्था कमजोर होती है एवं जो तत्व देश की उन्नति में बाधा पैदा करते हैं। चूँकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी के लिए है और इस पर सभी का समान रूप से अधिकार है, अतः शैक्षिक व्यवस्था में बहिष्कार शब्द को शिक्षा का दोष माना गया है। शिक्षा में बहिष्कार शब्द की उपेक्षा की गई है, इसलिए बहिष्कार जैसे शब्द का समाधान कर ऐसे बालकों के लिए शिक्षा एवं शिक्षा में समावेशन की आवश्यकता अनुभव की गई है जो बहिष्कार से प्रभावित अथवा पीड़ित है। इस प्रकार समावेशन के माध्यम से सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। चौथा प्रश्न है, सामान्य तथा समावेशी बालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य तथा समावेशी बालकों में अंतर। सभी बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ मोटे, कुछ बड़े, कुछ कमजोर, कुछ बलवान। कुछ बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है और वे जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा
इन्हें जो भी पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बालकों में आपस में अंतर कम होता है तो शारीरिक रूप से लगभग समान होते हैं, मानसिक रूप से भी वह लगभग औसत वर्ग के होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार में सामाजिक व्यवस्थाओं तथा मान्यताओं की ही परिधि में होता है। इनमें संप्रेषण करने की क्षमता भी सामान्य मात्रा में होती है। वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हों तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वे बच्चे जो अपनी किसी भी शारीरिक असक्षमता, सीखने की अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बोलने संबंधी विकारों, बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होते, उन्हें समावेशी बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार की विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। समावेशित कक्षाओं की समावेशी बालकों की श्रेणी में व्यवहारिक समस्या वाले बच्चे, सीखने की निर्योग्यता वाले, सभी प्रकार की शारीरिक विकृति वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, जैसे देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास, नागरिकता का विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कुशलता आदि प्रदान किया जाना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य असक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा अधिगम स्तर को उच्च बना सके। प्रतिभाओं का विकास। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है, क्योंकि अनेक असक्षम बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है। इन सभी बालकों के विकास हेतु समावेशी शिक्षा में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। बाधाओं को दूर करना। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना है। ये बाधाएं पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण विधि एवं समुदाय आदि से संबंधित हो सकती हैं। समावेशी शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से किया जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार करना। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पाठ्यक्रम के द्वारा सामान्य एवं असक्षमता से ग्रसित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए सरकारी तंत्र, सामुदायिक तंत्र तथा गैर सरकारी संगठन का सहयोग लिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है कि असक्षमता से युक्त बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है तथा उनका शिक्षण करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सम्मिलित शिक्षा के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। सकारात्मक मूल्यांकन को अपनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है कि असक्षम छात्रों की भावना को मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार भी ठेस ना पहुंचे, क्योंकि एक बार असक्षमता से युक्त बालक का मन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से हट जाता है तो उसको पुनः केंद्रित करने में कठिनाई होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया मित्रतापूर्ण एवं सकारात्मक होनी चाहिए। रुचिपूर्ण शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। समावेशी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। इसके लिए छात्रों को उनकी योग्यता एवं रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की असक्षमता को ध्यान में रखना। इसमें 0 से 6 वर्ष के बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है, अर्थात जो बालक 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के हैं तथा उनमें किसी प्रकार की असक्षमता पाई जाती है तो उसको ज्ञात करने के अनुसार इस प्रकार के बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। 10वां है शिक्षा हेतु विशेष उपकरणों की व्यवस्था करना। इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है।
इसमें छात्रों के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था करके अधिगम स्तर को उच्च बनाने का कार्य किया जाता है। 11वां है 14 से 21 आयु वर्ग के युवाओं में प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें अनुकूल शिक्षा उपलब्ध कराना। जो व्यक्ति 14 से 21 वर्ष की आयु के हैं तथा किन्हीं कारणों से वह शिक्षा की मुख्य धारा से पृथक हो गए हैं, परंतु उनमें अनेक प्रतिभाएं विद्यमान हैं, ऐसे छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना भी समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा की समस्याएं। समावेशी शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य दोनों ही सामान्य शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों के समान ही हैं। इन दोनों में मात्र अंतर इनके स्वरूप एवं विधियों से है। समावेशी शिक्षा समावेशी बालकों की विशिष्ट योग्यताओं एवं असक्षमताओं के अनुरूप होती हैं, अतः समावेशी बालकों की शिक्षा में शिक्षण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की विशिष्ट विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा की समस्याएं निम्नलिखित बातों से संबंधित हैं। समावेशी बालकों को समझने की समस्या। किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह समावेशी बालकों के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएं साधारण बालकों की तुलना में अधिक तीव्र व विचित्र हैं। इन बालकों के माता पिता व शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को समझाएं कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा चाहिए। उनकी समस्याओं में सहयोगी व संबल बनकर खड़े रहें। समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विकास। समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल, प्रगतिशील एवं रुचिकर बना देगी। औपचारिक शिक्षा की समस्या। समावेशित बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पढ़ने, लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए। आधुनिक शैक्षिक तकनीकी से ने ऐसी विधियों, तकनीकों एवं उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से विकलांग बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है, जिनकी सहायता से बालकों की शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा हेतु स्कूल में अति समावेशी वातावरण नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अगली हेडिंग है व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या। समावेशी बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है, किंतु यह समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विकलांग बालकों को रोजगार परक काम धंधों में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें जैसे संगीत, टाइप राइटिंग, कताई बुनाई, सिलाई कढ़ाई, धुनाई, पाक विद्या आदि कार्यों में प्रशिक्षित करना चाहिए। विकलांग बालकों के लिए अच्छी बात है कि वे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार ऐसा कार्य सीख लें जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें, और आत्मनिर्भर बनने से उनमें हीनता की भावना कम होगी और उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसुरक्षा की भावना जागृत होगी। इससे उनका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। समावेशित विद्यालयों में शिक्षकों की अभिवृत्ति की व्याख्या कीजिए। शिक्षकों की अभिवृत्ति। दिव्यांग बच्चे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। बच्चे को दिव्यांगता की समझ होनी चाहिए। दिव्यांगता की समस्या के समाधान हेतु दक्ष व्यक्ति से संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। संबंधित दिव्यांगता से संसाधन उपलब्ध कराने की क्षमता। अभिभावकों से सतत संपर्क कर उनकी दिव्यांगता से संबंधित चर्चा एवं शैक्षणिक विकास में चर्चा करनी चाहिए। शासन से प्राप्त होने वाली समस्त योजनाओं का लाभ दिलवाने की रुचि। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चिकित्सकीय मूल्यांकन कराने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करने की क्षमता। दिव्यांगता के अनुसार सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त समय देने की क्षमता। बच्चे की विकास के अनुसार गृह कार्य एवं शैक्षणिक कार्य करने की क्षमता। समेकित शिक्षा में एवं समावेशित शिक्षा में प्रमुख 6 अंतर। बिंदु देख लीजिए। बालक जहां तक संभव हो सके सामान्य से निकट लाने का प्रयास। समावेशित शिक्षा में है बच्चा जो है जैसा है। विद्यालय चयनित नियमित विद्यालय। समुदाय की वह शाला जहां बच्चा वैसे ही जाता है यदि दिव्यांग ना होता। तीसरे में पाठ्यक्रम। समेकित शिक्षा में है विषय केंद्रित और यहाँ समावेशित में बाल केंद्रित।
शिक्षक, स्रोत शिक्षक विशेषज्ञ, यहाँ कक्षा शिक्षक। शिक्षक अपरिवर्तनीय सामान्य बच्चों को शिक्षण देने की योग्यता, शिक्षा प्रक्रिया में सही बच्चों को जोड़ने की क्षमता, वातावरण अपरिवर्तन अतिरिक्त सुविधा, कम प्रतिबंधित सभी बच्चों पर लागू, भागीदारी के अवसर आंशिक, सभी बच्चों को समान अवसर। इसके बाद ये 2 या 3 जो है विस्तृत प्रश्न है। शिक्षा शास्त्र एवं पाठ्यचर्या के संदर्भ में भारतीय कक्षाओं में असमानता एवं विविधता के कारण एवं निवारण की समीक्षा कीजिए। अथवा भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की असमानताएं एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज की जड़ें अत्यंत गहरी हैं, किंतु इसके अद्यतन रूप को निर्मित करने में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रभावों के अलावा पाश्चात्य सभ्यता के विस्मयकारी आकर्षणों ने बड़ी भारी भूमिका निभाई है। इसलिए आज की अनेकानेक समस्याओं को समझना एक टेढ़ी खीर है। शैक्षिक अवसरों की असमानताओं की एक विशेष सूची आज के संदर्भ में तैयार की जा सकती है, जिसे भली प्रकार समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सामने रखना होगा। कतिपय ऐसी असमानताओं का अति संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। आर्थिक असमानता। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर गरीबी का बोलबाला है। देश की लगभग 40% जनता अन्य विकासशील देशों की तुलना में निम्न स्तरीय जीवन शैली व्यतीत करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उपयुक्त शैक्षिक अवसरों के न सुलभ होने के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता। भारतीय समाज अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तरों पर अत्यंत पेचीदा, विविधतापूर्ण एवं विजातीय बनता जा रहा है। इस दशा में जातिगत, क्षेत्रीय एवं आंचलिक जैसे पर्वतीय एवं मैदानी उप संस्कृतियों के बहुरूपी प्रभाव शैक्षिक अवसरों की असमानता को और प्रगाढ़ एवं विकट बना देते हैं, जिसे समझना आसान नहीं है। लिंग से संबंधित असमानता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर से ग्रामीण अंचलों में लड़का तथा लड़की के शिक्षा को लेकर कई प्रकार के दृष्टिकोण स्पष्ट या अप्रच्छन्न रूप में अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। आम परिवारों में लड़कियों की शिक्षा जहां म्यूनिसिपल स्कूलों में दी जाएगी, वहां लड़कों के लिए अच्छे पब्लिक स्कूलों की तलाश की जाती है। गाँव में तो यह स्थिति और भी भयावह बनी हुई है तथा कथित कतिपय शिक्षित परिवारों के लोग भी प्रायः भेदभाव की यह नीति अपनाते हैं। वे बालिकाओं को परिवार पर बोझ मानते हैं और उनकी शिक्षा के प्रति उदासीनता का भाव प्रदर्शित करते हैं। शहरी एवं ग्रामीण अंचलों से संबंधित असमानता। हमारी 80% से अधिक जनता गाँव में रहती है, किंतु गाँव की सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से हम शहरों की अपेक्षा पर्याप्त पिछड़े हुए हैं। परिणाम स्वरूप गाँव में पैदा होने वाले बच्चे शैक्षिक अवसर शहरी बच्चों की तुलना में अभी भी भिन्न हैं। असमानता के ये उदाहरण शहरों या गाँव के भीतर भी अलग अलग अनुक्षेत्रों में विविध रूपों में पाए जाते हैं, जिन्हें जानना परखना अत्यंत मुश्किल है। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंध असमानताएं। हमारे समाज में पिछड़ी जातियों की एक अपनी उपसंस्कृति बन गई है, जिसका आधार आज के संदर्भ में आर्थिक एवं राजनीतिक बन गया है। लगभग यही बात अनुचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लागू होती है। ये वर्ग भिन्न ऐतिहासिक कारणों के फलस्वरूप एक अलाभकारी स्थिति में हो रहे हैं। हमें मालूम है कि शैक्षिक अपव्यय तथा गतिरोध का स्तर सामान्यतः और विशेष रूप में अनुसूचित जातियों की संख्या में काफ़ी ऊंचा है। साक्षरों के बारे में उपलब्ध सांख्यिकी से यह पता चलता है कि 7वें दशक के दौरान निरक्षरों की संख्या में कुल वृद्धि लगभग इस अवधि में साक्षरों की संख्या की कुल वृद्धि के 1.5 गुना थी। स्त्री साक्षरता के विषय में स्थिति और भी गंभीर रही है, क्योंकि उनकी संख्या निरक्षरों की कुल वृद्धि का लगभग 72% है। भारत की जनगणना 1981 तथापि अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में यदि इस स्थिति को देखें
तो यह और भी चौंका देने वाली है। साक्षरता में असमानताओं के पिरामिड 1981 को देखने से पता चलेगा कि जैसे जैसे हम विकसित प्रदेशों में उच्च जातियों, पुरुषों और शहरियों के सापेक्षता कम विकसित प्रदेशों की अनुसूचित जातियों, स्त्रियों और ग्रामीणों की ओर जाते हैं, असमानताएं अधिक तीव्र होती जाती हैं। कहना न होगा कि हमारे समाज में इस प्रकार की पाई जाने वाली असमानताओं का उपचार भी अभी निकट भविष्य में भी संभव नहीं दिखाई पड़ता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समानता के अवसर बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? भारत में शैक्षिक समानता के अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षा आयोग द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं? शिक्षा आयोग के अनुसार जीवन के अन्य सभी आदर्शों की भली भांति शिक्षा के अवसरों की भी पूरी समता कायम करना संभवतः असाध्य ही है, पर ऐसे आम मामलों में असली प्रश्न पूर्ण लक्ष्य की सिद्धि का नहीं होता, ज्वलंत आस्था तथा हार्दिक प्रयासों का होता है। किसी भी अच्छी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण विषमताएं पैदा करने वाले कारणों को पहचानने का और उन्हें या तो पूरी तरह से दूर या कम से कम न्यूनतम कर देने के लिए कदम उठाने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। इन विसंगतियों के निदान हेतु शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं। प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाए। आगामी 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा में फीसों के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सभी जरूरतमंद और योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। माध्यमिक शिक्षा को यथाशीघ्र निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए एक अवस्थाबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री मुफ्त दी जाए। विद्यालयों में नई भर्ती होने वाले बच्चों को स्कूल के समारोह में स्वागत किया जाए। अन्य बच्चों को भी विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित होते ही अगले वर्ष की पुस्तकों का पूरा सेट दिया जाए, जिससे वे अवकाश के दिनों में अगले वर्ष की पढ़ाई कर सकें। प्रतिभाशाली बालकों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिए जाएं। माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पुस्तक कोषों का कार्यक्रम विकसित किया जाए। लड़कियों और स्त्रियों के बारे में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए। स्त्री शिक्षा को अगले कुछ वर्षों के लिए शिक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम माना जाए और उनमें आने वाली कठिनाइयों का सामना करने तथा पुरुष एवं नारियों की शिक्षा में मौजूदा अंतर को यथाशीघ्र कम करने के लिए साहसपूर्ण प्रयास किए जाएं। केंद्र में तथा स्त्रियों की शिक्षा पर नजर रखने के लिए एक विशेष तंत्र हो जो स्त्रियों की शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन तथा क्रियान्वयन में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों को एक जगह लाए। इसके अलावा सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों का निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किया जाए। प्राथमिक स्तर पर इस बात के लिए कदम उठाए जाएं कि अवसर प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर किसी भी होनहार बच्चों को आगे पढ़ाई जारी रखने से रुकना ना पड़े। इस उद्देश्य को हर जरूरतमंद बच्चे को पर्याप्त राशि की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। 2011 तक सभी नामांकनों के 5% बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर विभिन्न जिलों में शिक्षा के समान समीकरण की नीति जानबूझकर अपनाई जाए। राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत सरकार की जिम्मेदारी समझी जाए कि वह विभिन्न राज्यों में शिक्षा के विकास का समाकलन करे। इसके लिए आवश्यक कार्यक्रमों जिनमें कम उन्नत राज्यों को विशेष सहायता देना शामिल है, इसे विकसित किया जाए। अनुसूचित जातियों की शिक्षा का मौजूदा कार्यक्रम जारी रहना चाहिए और उसका विकास भी किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यापकों को आदिम जातीय भाषाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। विरल आबादी वाले क्षेत्रों में आश्रम तथा स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों, छात्रावासीय सुविधाओं तथा छात्रवृत्तियों का काफी विस्तार किया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा में छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा में छात्रवृत्तियों का काफी विस्तार किया जाना चाहिए। ये आपकी एक इकाई पूरी है। ये सारा आप पढ़ लीजिए और थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।